हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के बारे में देखा था, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और लास्ट के दो लेक्चर्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन प्रोसेस डिस्कस किया। दोस्तों कौन से प्रोसेस डिस्कस की? रेस्पिरेशन। ओके, तो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। उसमें कुछ बेसिक था वो मैंने आपको बताया, और फिर हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट की थी रेस्पिरेशन की। ओके, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या देखा? फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस। ओके, सेकेंड स्टेप हम लोगों ने देखा दैट इज लिंक रिएक्शन। उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोगों ने देखा दैट इज क्रेब्स साइकिल। कौन सा था? क्रेब्स साइकिल। ओके, और फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये हुआ हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, जिसमें हम लोगों को एक ग्लूकोज से कितने एटीपी मिले थे दोस्तों? 38 एटीपी। कितने एटीपी? 38 एटीपी। और उसमें भी हम लोगों ने रिएक्शन में देखा था कि डायरेक्ट एटीपी हम लोगों को सिर्फ 4 मिलते हैं, 10 NADH2 मिलते हैं, 2 FADH2 मिलते हैं। ओके, लेकिन NADH2 और FADH2 हमारे सिस्टम का करेंसी नहीं है। हमें अगर एनर्जी चाहिए तो वो कौन से फॉर्म में चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एटीपी के फॉर्म में चाहिए। ओके, तो फिर NADH2 और FADH2 का ETS करके हम लोगों ने एनर्जी में कन्वर्जन किया, 38 एटीपी मिल गए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ये एटीपी का स्ट्रक्चर होता क्या है और ये कैसे होता है। ओके, सो एटीपी, व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में डीएनए आरएनए का जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसका कंपोजिशन भी बताया था, जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किसका किसका बनता है दोस्तों? सबसे पहले होता है पेंटोज शुगर। क्या होता है दोस्तों? पेंटोज शुगर। और मैंने आपको बताया था कि सेकेंड पोजीशन पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो राइबोज शुगर है, अगर वो एब्सेंट है तो वो डीऑक्सी, डी यानी एलिमिनेटेड, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, तो वो डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। तो यहां पे देखो दोस्तों H है, OH है, यहां पे भी H है, OH है, राइट? H OH HCH2 OH। ओके, इसका मतलब क्या है? यहां पे O है यानी ये राइबोज शुगर है। क्या है दोस्तों? ये राइबोज शुगर है। ओके, अब ये जो OH होता है दोस्तों, यहां पे अगर एक फॉस्फेट अगर आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोफॉस्फेट। ओके, ऐसा कंसिडर करो कि ये फर्स्ट कार्बन पे यहां पे आके अटैच हुआ है एडेनिन। क्या अटैच हुआ है? एडेनिन। ओके, सो दिस इज राइबोज शुगर। एडेनिन नाइट्रोजन बेस आ गया, फॉस्फेट आ गया, तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ये राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो इट इज मोनोफॉस्फेट। ओके, अगर यहां पे सेकंड फॉस्फेट आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइफॉस्फेट, ADP। ओके, जब तक ये था ये क्या है? AMP, सिंगल फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट। तो मैंने क्या बोला? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सेकेंड फॉस्फेट आ गया तो हो गया ये ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर यहां पे तीसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो हम लोग बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और अच्छे से याद रखो दोस्तों, ये जो बॉन्ड है यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलती है, गिव्स हाईएस्ट एनर्जी। ओके, इसलिए एटीपी हमारी करेंसी है। इसका मतलब क्या? हम लोगों ने जो भी ग्लूकोज को डिग्रेड किया
उसके बॉन्ड को ब्रेक करके जो एनर्जी हम लोगों को मिल रही थी वो एनर्जी हम लोगों ने इस फॉर्म में स्टोर करके रखी है। आपको मालूम है हम लोग एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म का कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में। प्लांट ने क्या किया, सोलर एनर्जी का यानी लाइट एनर्जी का कन्वर्जन बॉन्ड एनर्जी में किया, जैसे ग्लूकोज बनाया। हम लोगों ने उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाया, यानी इस बॉन्ड में वो एनर्जी को स्टोर करके रखा। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारे एनर्जी की करेंसी है। और इस बॉन्ड को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोगों को हाईएस्ट एनर्जी मिलती है। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा कम एनर्जी मिलने वाला है। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट होगी और मिलेंगी बहुत कम, यानी ये लॉस में चला जाएगा, हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अबाउट एटीपी स्ट्रक्चर। ये किसके बारे में है? एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा। अब आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है। ऐसा जरूरी है क्या कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हम लोग खाने में लेते हैं? नहीं, इसके अलावा हम लोग तो प्रोटीन्स भी लेते हैं दोस्तों, ओके, लिपिड्स भी लेते हैं, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं और प्रोटीन्स भी लेते हैं। अब एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कार्बोहाइड्रेट इज अवर फर्स्ट एंड प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा लिपिड्स जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग उसको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। यानी नो डाउट हम लोगों को एनर्जी मिलती है, लेकिन कब? जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? लिपिड से एनर्जी लेंगे। और अगर ये दोनों भी नहीं है, माल न्यूट्रिशन कंडीशन बोलते हैं हम लोग, ओके, यानी ये दोनों भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है इससे एनर्जी लेने का। नॉर्मली हम लोग प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? राइट। अब ये कार्बोहाइड्रेट से हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, ओके, प्रोटीन्स को डिग्रेड करके हम लोगों को मिलते हैं अमाइनो एसिड्स, ओके, लिपिड्स को डिग्रेड करके हम लोगों को मिलते हैं फैटी एसिड्स, राइट। अब इसका ग्लाइकोलिसिस होके, इसका क्या होने वाला है? ग्लाइकोलिसिस। इसका ग्लाइकोलिसिस होके क्या बनने वाला है दोस्तों? पायरुविक एसिड। क्या बनने वाला है? पायरुविक एसिड। ये रिएक्शन आपको अच्छे से मालूम है, ओके। इससे क्या बनने वाला है? पायरुविक एसिड बनने वाला है। कौन सी प्रोसेस से? ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होने वाला है? इससे क्या बनेंगे दोस्तों? एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बनते हैं इसके बाद? एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम कहां चला जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। कहां चला जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। और फाइनली हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है? CO2, H2O एंड एनर्जी। CO2, H2O एंड एनर्जी, ओके। अब ये जो अमाइनो एसिड्स है दोस्तों, ये अमाइनो एसिड्स का कन्वर्जन एक्चुअली क्रेब साइकिल्स के इंटरमीडिएट में होता है, जो हम लोगों ने लिखा था ना दोस्तों, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। तो अमाइनो एसिड अलग अलग प्रकार के हैं, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारे सिस्टम में है। तो उनका कन्वर्जन ये किसी क्रेब साइकिल्स के इंटरमीडिएट में होने वाला है। फैटी एसिड का जो कन्वर्जन होता है दोस्तों, ये होता है आपके एसिटिल कोएंजाइम ए में, ओके। और आपको आपके बुक में अमाइनो एसिड का इसमें दिखाया है एसिटिल कोए, लेकिन एक्चुअली एसिटिल कोए नहीं बनता है, क्रेब साइकिल बनता है। कौन सा साइकिल? ये क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट में आता है, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना है, ओके।
तो फैटी एसिड लिपिड दो ग्रुप के बने हुए होते हैं। ओके, अब ये आपके बुक में दिया है। अब जो 11th-12th में आप लोग सीखने वाले और जो रियल है वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि लिपिड दो चीजों के बनते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो मैं रेड से लिख रहा हूं वो आपको नहीं है, लेकिन अच्छे से याद रखो। लिपिड्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी एक अल्कोहल और फैटी एसिड से ये बनते हैं। ओके, ये ग्लिसरॉल जो है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस में अच्छे से अगर आप लोग याद करोगे या आपके नोटबुक में चेक करो, ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने क्या लिखा था, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर बनेगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, और उसके बाद बनता था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो वो जो डीएचएपी है, इसका कन्वर्जन उस डीएचएपी में होता है। यानी लिपिड का डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस होगा क्या? नहीं, इसका कन्वर्जन होगा डीएचएपी में, उसके आगे ग्लाइकोलिसिस। इसका कन्वर्जन होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, उसके आगे क्रेब्स साइकिल। समझ में आ रहा है आपको? राइट, ये तो वैसे के वैसे। और ये जो अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड्स का कन्वर्जन क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स में होता है, और फिर वहां से आगे क्रेब्स साइकिल होती है। हुआ कुछ भी तो मेन रिएक्शन तो हमारा ये है, और फाइनली हम लोगों को ये मिलने वाला है CO2 H2O एंड एनर्जी। समझ में आ गया दोस्तों? तो दिस इज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये किसके लिए है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट। आपको एग्जाम में ये फ्लो चार्ट का सीक्वेंस चेंज करके देते और आपको बोलते हैं कि करेक्ट ऑर्डर में लिखो। ओके, तो आपके फ्लो चार्ट में ये नहीं आने वाला। ओके, और आपको बस इतना याद रखना है। समझ में आ गया? राइट, फिर से एक बार बता रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेंगे? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनेंगे? एसिटिल कोएंजाइम, इसका होगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से क्या मिलेंगे? CO2 H2O एंड एनर्जी। ओके, प्रोटीन्स से क्या मिलते हैं हम लोगों को? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का कन्वर्जन आपके बुक में दिया है एसिटिल कोएंजाइम ए, एक्चुअली क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स में होता है, और फिर फाइनली हम लोगों को क्रेब्स साइकिल होगी क्या मिलेगा? CO2 H2O एनर्जी। लिपिड्स बनते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल भी आ जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, फैटी एसिड्स के बनेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए, आगे होगा क्रेब्स साइकिल, और हम लोगों को मिलेंगे CO2 H2O एंड एनर्जी। सो दिस इज अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ये किसके बारे में था दोस्तों? एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, so what is anaerobic respiration? It is incomplete oxidation of foodstuff. It is incomplete oxidation of foodstuff to get energy without using ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन को यूज किए बिना हम लोग फूड स्टफ का जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ओके, और ये ऑक्सीडेशन कैसा है? इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट है। ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि रेस्पिरेशन एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस ही होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ग्लाइकोलिसिस ही होता है। तो क्या होगा? जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का होगा दोस्तों ग्लाइकोलिसिस, और यहां पे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के। इस रिएक्शन में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों? ATP, NADH2, ओके, एंड H2
O। अब ये जो पायरुवेट होते हैं दोस्तों, ये पायरुवेट को कौन प्रोसेस कर रहा है? ओके, ये पायरुवेट को कौन प्रोसेस कर रहा है? एरोबिक है तो एसिटिल कोए क्रेब्स साइकिल एनर्जी, अनेरोबिक है तो अनेरोबिक किस में हो रहा है? इस पे भी डिपेंड करता है कि इसका फेट यानी इसका फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। ओके, जैसे अगर लैक्टोबैसिलाई ने डिग्रेड किया तो बन गया लैक्टिक एसिड। ओके, अगर इसने किया तो बन गया इथेनॉल। राइट, और अगर कुछ दूसरे माइक्रोब्स ने किया तो बन गया विनेगर। ओके, या फिर विटामिन्स। तो कौन डिग्रेड कर रहा है इस पे डिपेंड करता है कि पायरुवेट का आगे क्या होने वाला है। ओके, जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने अगर आपको बोला कि यार हम लोगों को 3 किलोमीटर का रेस लगाना है। ओके, 3 किलोमीटर का हम लोग मैराथन रखेंगे और सबको दौड़ना है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों? प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। ओके, चलो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की, 1 महीना टाइम दिया था मैंने आपको, आपने धीरे 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 रोज थोड़ा थोड़ा, पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसा रनिंग का प्रैक्टिस करके आप लोगों ने क्या किया? 3 किलोमीटर का अच्छे से ट्रेनिंग लिया। अब आप आ गए मैराथन में, मैराथन स्टार्ट होगी। जैसे 3 किलोमीटर पे आप लोग पहुंचे, मैंने बोला अरे ये 3 किलोमीटर का था ही नहीं, ये तो 6 किलोमीटर का मैराथन है। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग भागेंगे। आप लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया, आप पहले से दौड़ रहे थे और दौड़ना स्टार्ट किया। अब जब आपके मसल का स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, ओके, जितना स्ट्रेंथ होगा उतना हम लोग नो डाउट कर लेते, लेकिन उसके आगे का अगर काम बताया तो आप में से मैक्सिमम बच्चों के मसल्स में पेन शुरू हो जाएंगे। ओके, और ऐसे जो पेन होते हैं, ओके, आपण म्हणतो ना पायात गोळ येत आहे, आता पळूच नाही शकत, आता माझ्याकडून नाही होऊ शकत। ओके, तो ऐसा जो स्टेज आता है, वो स्टेज क्यों आता है वो देखो दोस्तों। जैसे हम लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया, मेरे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन से मुझको एनर्जी भी मिल रही है और मैं अच्छे से दौड़ रहा हूं। जैसे एक स्टेज खत्म होता है, ओके, और उसके आगे भी एक्सर्शन शुरू रहता है, उसके आगे भी एक्सर्शन शुरू रहता है, तो वहां पे हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम, ओके, यानी सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। कंटिन्यूअस एक्सर्शन की वजह से क्या हो रहा है? आपके बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। एक्सर्शन कर रहे हैं मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए मतलब रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ओके, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब होगा? जब ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हुआ, डिमांड बढ़ गया, फिर भी आपने कंटिन्यू एक्सर्शन रखा, तो क्या होता है? धीरे धीरे जैसे ऑक्सीजन कम गिरने लगता है, हमारे मसल सेल्स अनेरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन अगर नहीं मिला, ये प्रोसेस तो हो ही गया, लेकिन इसके आगे अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा दोस्तों? अनेरोबिक रेस्पिरेशन। एंड इन दैट प्रोसेस आवर मसल सेल्स स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। हमारे मसल सेल्स क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं दोस्तों? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और ये लैक्टिक एसिड धीरे 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 हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू करता है, और जैसे ही एक लेवल तक ये एक्यूमुलेट हो गया, हमारे मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। ओके, तो ये होता है अगर हम लोग ओवर एक्सर्शन करेंगे तो हमारे मसल्स में भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। राइट, नेक्स्ट हमारा योगर्ट या कर्ड हम लोग जिसको बोलते हैं, ये बनाने वाले जो बैक्टीरिया है वो क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड। तो दैट इज ऑल्सो अनेरोबिक फर्मेंटेशन, दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो अनेरोबिक। वो भी क्या करेंगे? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट, और पायरुवेट का कन्वर्जन फिर कहां पे करेंगे? लैक्टिक एसिड्स में। समझ में आ रहा है? राइट, इंडस्ट्रियली
हम लोग जो अल्कोहल जो बनाते हैं, ओके, तो ये जो अल्कोहल बनते हैं वो हम लोग किसको यूज करते हैं दोस्तों, आपको आगे ये आने वाला है माइक्रोब्स के टॉपिक में, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ईस्ट बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, ईस्ट। तो उसमें भी क्या होगा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट, और पायरुवेट का ईस्ट क्या करेगा, इथेनॉल में कन्वर्जन करेगा। हमारे जो ब्रेड होते हैं या बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उनका जो एक अलग टेस्ट होता है, वो अलग टेस्ट जो होता है उसमें स्मॉल अमाउंट अल्कोहल का प्रोडक्शन की वजह से होता है, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्या डालते हैं, ईस्ट, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ओके, तो वहां पे भी अनेरोबिक फर्मेंटेशन होता है। समझ में आ गया आपको? ओके, सो दिस इज अबाउट अनेरोबिक रेस्पिरेशन। आपको अनेरोबिक रेस्पिरेशन का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। जैसे ये ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज का क्या होने वाला है, ग्लाइकोलिसिस, ओके, और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से क्या बनने वाला है दोस्तों, पायरुवेट। क्या बनने वाला है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। तो ऐसे हम लोग 3 जगह पे पायरुवेट लिखते हैं। ओके, तो ग्लूकोज से हुआ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से बनता है पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है इसको कौन प्रोसेस कर रहा है, ओके, इसको कौन प्रोसेस कर रहा है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलो, इसका हो गया फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ओके। अब अगर यहां पे अल्कोहल, कुछ में अल्कोहल बनेगा, कुछ में विनेगर और विटामिन्स बनेंगे, ओके, यहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये अल्कोहल जहां पे बनने वाला है वहां पे कौन होंगे दोस्तों, ईस्ट। कौन होंगे, ईस्ट। यहां पे वेरियस माइक्रोब्स, यानी कोई एक माइक्रोब नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स हैं, वो ये करेंगे। ओके, तो इसमें से कुछ नाम हम लोग माइक्रोब्स के टॉपिक में सीखने वाले। और यहां पे हमारे मसल सेल्स और आरबीसीज, ओके। तो ग्लूकोज उसका होगा ग्लाइकोलिसिस, बनेगा पायरुवेट। आपके बुक से थोड़ा अलग डायग्राम आपको ये दिखेगा, सिर्फ समझना जरूरी है। क्या ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेंगे, पायरुवेट, पायरुवेट से होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या, अनेरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, अनेरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो इसका फर्मेंटेशन होगा, अगर अल्कोहल बनता है तो इसका मतलब वहां पे कौन काम कर रहा है, ईस्ट, यानी ईस्ट है तो अल्कोहल बनेगा। दूसरे माइक्रोब्स है तो विनेगर, विटामिन बनेंगे। हमारे मसल सेल्स, आरबीसीज या लैक्टोबैसिलाई है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ओके दोस्तों, तो आपको अनेरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपके बुक में भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ओके, यही फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा अलग दिया है उन्होंने, पायरुविक एसिड ऊपर ही लिख दिए, फिर सीधा फर्मेंटेशन, और ये ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो आपको वही फ्लो चार्ट आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है, राइट। सो ये क्या हुआ हमारा अनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन दोस्तों हम लोगों में भी होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया हमारे मसल सेल्स में। ओके, अनेरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं। ओके, तो उस टाइम पे उनमें भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, जैसे सीड्स को हम लोगों ने जमीन में डाल दिया और ऊपर से पानी देते हैं हम लोग उसको, तो पूरा फ्लड कंडीशन, जैसे उस सीड के लिए पूरा फ्लड कंडीशन तैयार होता है। ओके, तो ऐसे में वो सीड्स भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब
एरोबिक रेस्पिरेशन और अनेरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या क्या है। ओके देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये क्या है दोस्तों? कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। और ये क्या है? इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये क्या है? इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन इज यूज्ड। Here, no need of oxygen. यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? नहीं। ओके, दूसरी चीज, इट गिव्स 38 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अनेरोबिक रेस्पिरेशन में दोस्तों याद रखो, जितना ग्लाइकोलिसिस में एटीपी मिलता है उतना ही एनर्जी मिलेगा। पायरुवेट के आगे जो रिएक्शन होती है, ओके, यानी लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा या विनेगर बनेगा, ओके, वहां पे कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो हियर ओनली 2 ATP are formed. Right? अब नेक्स्ट, नो बाय प्रोडक्ट। कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनने वाला दोस्तों। यहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि 6 कार्बन का ग्लूकोज एंटर करेगा, 6 कार्बन इमिट हो जाएंगे, 6 जगह पे CO2 निकल जाता है, 6 मॉलिक्यूल CO2 के। ओके, सो यहां पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पे बाय प्रोडक्ट्स, ये जो है ना लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ये बाय प्रोडक्ट ही है दोस्तों। इसलिए तो इसको इनकम्प्लीट बोला। कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, ग्लूकोज का कन्वर्जन इथेनॉल में हो गया, यानी C2H5OH है वहां पे कार्बन। लैक्टिक एसिड में हो गया CH3COOH। ओके, तो वहां पे भी कार्बन है। तो बाय प्रोडक्ट्स लाइक इथेनॉल, लैक्टिक एसिड आर फॉर्म। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। आगे के और भी लिख सकते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, इसको नहीं चाहिए। ये हायर प्लांट्स एनिमल्स में होता है। ओके, ये मैक्सिमम टाइम बैक्टीरिया में होता है, एक्सेप्शनली हमारे में होता है। अनेरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों में भी होता है, लेकिन कैसा है? एक्सेप्शनली है। मसल सेल्स को बहुत स्ट्रेन आएगा तो होगा, अदरवाइज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो ये किसमें होता है? मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है। और ये किसमें होता है? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। समझ में आ गया आपको? सो दिस इज अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनेरोबिक रेस्पिरेशन। किसके बारे में हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले तो हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट देखा, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है क्या? नहीं, लिपिड और प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। लिपिड का कन्वर्जन होता है फैटी एसिड में, और फैटी एसिड्स का बनता है एसिटिल कोएंजाइम में। प्रोटीन से बनते हैं अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का बनता है एसिटिल कोए, ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है। और फिर आगे होगा एसिटिल कोए से क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से हम लोगों को मिलेगा CO2 H2 एंड एनर्जी। समझ में आ गया आपको? ये था एरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया अनेरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ
टू गेट एनर्जी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। और फिर उसका भी फ्लो चार्ट हम लोगों ने देखा, राइट। अब अनेरोबिक रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बाय प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अगर ईस्ट में यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में अगर अनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बनेगा अल्कोहल। अगर हमारे मसल सेल्स में आरबीसीज में अगर होगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड। और अगर दूसरे बैक्टीरिया है तो उसमें बनेगा विनेगर एंड विटामिन्स। ओके, तो ये हुआ अनेरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस देखे। दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दिस इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे 38 एटीपी मिल रहे हैं दोस्तों। कितने एटीपी? 38। और यहाँ पे कितने? सिर्फ 2 एटीपी जो ग्लाइकोलिसिस में होते हैं। ओके, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट नहीं बनने वाले, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों की शुरुआत किससे होती है? ग्लाइकोलिसिस। तो दोस्तों यहां तक हम लोग आ गए अनेरोबिक रेस्पिरेशन। ओके।